ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद एक बार फिर लास्ट आपके सामने। बेटे आज हम जो चैप्टर नंबर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर इज सेम, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, बट टुडे इज लेक्चर नंबर 6। दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 7। मैंने 6 लेक्चर्स आज टोटल पूरे कंप्लीट कर देने हैं। बेटे आई हैव डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स और 5 में मैंने 5A भी बताया, क्योंकि 5 में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने उसके लिए जो क्लास नोट्स थे उसका अलग से 5A प्रिपेयर किया, सो दैट यू कैन कोरिलेट लेक्चर 5 एंड लेक्चर 5A। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप नहीं भी करते 5A, स्टिल दैट यू कैन एबल टू मैनेज, बिकॉज आई हैव डन द क्वेश्चन फ्रॉम कैप्लॉन। बेटे आज का ये जो लेक्चर है बस कंक्लूडिंग लेक्चर है। मैं फर्स्ट इस चैप्टर नंबर 7 में नॉन करंट एसेट्स, एक्विजिशन, डेप्रिसिएशन, चेंज इन एस्टिमेट्स, चेंज इन मेथड्स, बेटे मैं आज बाय बाय करने वाला हूं। और मैंने आपको पीछे 6 लेक्चर्स के साथ बेसिक लॉजिक्स बताए हैं, तो आप रजिस्टर ओपन कर लें। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। हार हार नहीं है जब तक आप माने नहीं कि वो हार है। बेटे आपने कोशिश जारी रखनी है। सपोजिंगली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में F3 क्लियर नहीं हुआ तो क्या हो गया? कितनी बार लोग हारते हैं फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं फिर जीतते हैं। बेटे आप हार जीत लगी आई है, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। फिर कोशिश, फिर कोशिश। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आइए इन्हीं बातों के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ चैप्टर 7 लेक्चर नंबर 6। बेटे आई हैव डिस्कस्ड 5 डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स प्रायर टू दिस लेक्चर। बेटे मैंने क्या क्या डिस्कस किया? नॉन करंट एसेट के बारे में बताया, एसेट्स के बारे में बताया, एक्सपेंस के बारे में बताया, और मैंने बड़ी सारी बातें और भी बताई। बट डेप्रिसिएशन को लेकर मैं लास्ट 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहा हूं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, what are the reasons for charging depreciation, what are the components of charging depreciation। आज का ये जो लेक्चर है उन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर है। बस लेक्चर छोटा सा है, 2 क्वेश्चंस हमने करने हैं, छोटा सा कंसेप्ट बताना है और ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। और मैं चैप्टर 8 शुरू करूंगा लेक्चर 7 से। लेक्चर 1 नाम नहीं दूंगा बेटा उसका। बेटे मैंने कहा, फिर आपको जनरल एंट्रीज बताई और उसके बाद हमने मेथड्स की बात की। मैंने कहा देयर आर डिफरेंट मेथड्स बट विल बी डूइंग स्ट्रेट लाइन एंड WDV। फिर लेजर पोस्टिंग की बात की, चेंज इन एस्टिमेट्स की बात की। बेटे मैंने आज आपको चेंज इन एस्टिमेट्स ही बताना है। और चेंज इन एस्टिमेट्स किस में? कंपोनेंट्स में। बेटे ये आप चेक करें, चेंज इन एस्टिमेट्स, चेंज इन एस्टिमेट्स, चेंज इन एस्टिमेट्स, कंपोनेंट्स की बातें डिस्कस कर रही हैं। दैट what will happen if there is a change in estimate in the components of depreciation। बिल्कुल ठीक बेटे। आपको पता है लाइफ में मैंने आपको बताया था कि फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज, मैंने एक एग्जांपल दिया था स्कूटी का, और फिर मैंने बताया था डेप्रिसिएशन चार्ज के लिए आपको तीन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। फर्स्ट इज द परचेज कॉस्ट विच इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर IAS 16 प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। बेटे परचेज कॉस्ट तो आज आप इनकर करेंगे ना, T0 में इनकर करेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन एस्टिमेट होता नहीं है, फैक्ट होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बेटे। फैक्ट का मतलब है सच है, देयर इज अ फिक्शन। आपने कुछ एस्टिमेट किया, आपने भूत नहीं देखा बट आपको लग रहा है वो भूत है क्योंकि आप एस्टिमेट कर रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द फैक्ट एंड फिक्शन। तो बेटा फैक्ट इन 3 कंपोनेंट्स में अगर आप देखें, 3 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है हमें फॉर कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉस्ट, दैट हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट विच वी विल पे और विच वी हैव इनकर्ड फॉर बाइंग दैट नॉन करंट एसेट। You are getting my point? And this is fact. ये fact है. I can easily calculate it. There is no estimation in this. But the point is, I have told you कि वो स्कूटी 10 साल के बाद 10,000 रुपए का बिक जाएगा. That is resale value. That is salvage value. That is scrap value. बेटे मैं आज सोच रहा हूं 10 साल बाद की बात. क्या पता after 10 years वो 10,000 का सेल ही ना हो, वो 20,000 का सेल हो रहा है, 5,000 का सेल हो रहा है,
और आफ्टर 2-3 इयर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी रीसेल वैल्यू कुछ ज्यादा है, क्योंकि बेटे मैंने एस्टिमेट किया है ना, वो तो फिक्शन है ना, फिक्शन तो कभी चेंज हो सकता है। तो रीसेल वैल्यू अगर आपको लगता है आपके सफर में, आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि रीसेल वैल्यू देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू, तो उस केस में आपको उस रीसेल वैल्यू को जब चेंज करेंगे, तो अब लास्ट में आपने पहले 10,000 का अज्यूम किया था रीसेल वैल्यू, 2 साल बीत गए, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया आपने ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रीसेल वैल्यू, लेट इट बी 10,000, बट आफ्टर 3rd ईयर you think that, you predict that there is a change in the resale value, it means there is a change in the estimate, आपको लग रहा है कि 15,000 रुपए की वो स्कूटी बिक सकती है। तो बेटे अब तो प्रॉब्लम आ गई। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। इफ फ्रॉम ईयर 3 यू थिंक दैट देयर इज अ चेंज इन द एस्टिमेट, लॉ ये कहता है, एसीसी करिकुलम ये कहता है कि आप 3rd ईयर ऑनवर्ड्स जो आपको करेक्ट एस्टिमेट लग रहा है, आप उसके बेसिस पे करेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, और 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आप उस करेक्ट एस्टिमेट के बेसिस पे जो डेप्रिसिएशन आती है उसको चार्ज करें। एक बच्चा कहता था जो लास्ट 2 इयर्स में डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी चार्ज कर दिया है। बेटे रेट्रोस्पेक्टिवली आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द मेथड। आप स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं जा रहे, या रिड्यूसिंग बैलेंस से स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, आपके एस्टिमेट्स बदल गए ड्यू टू चेंज इन द एस्टिमेट्स। नाउ it is difficult for you to have the same depreciation, so you are more realistic, you are more accurate, that's why you are changing your estimate। और बेटे गलतियां हो जाती है, अंदाजा ही तो लगाया है। वेदर फोरकास्ट जब होता है तो क्या सच में वेदर फोरकास्ट वाले जो बताते हैं वैसा ही होता है? बेटे कभी होता है कभी नहीं होता। इसी तरह से यूजफुल लाइफ, आपने अज्यूम किया कि 10 साल तक चलेगा वो कंप्यूटर, वो स्कूटी, एवरेज चलता है, बट आपका 12 साल चला, आपको लग रहा है आफ्टर 2-3 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स कि उसकी लाइफ अभी कुछ और है। तो बेटे जब आपको लगा, जब जागे तभी सवेरा, आपको जहां से लगा कि देयर इज अ चेंज इन द एस्टिमेट, आप बस वहीं से अपना नया डेप्रिसिएशन निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एस्टिमेट्स और आगे चलिए। लाइफ छोटी है, आप रेट्रोस्पेक्टिव के चक्कर में मत पड़िए। तो बेटे डेप्रिसिएशन चार्ज के लिए हमने एक लॉजिकल फॉर्मूला बनाया था, दैट दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट, दिस इज द स्क्रैप वैल्यू एंड दीज आर द यूजफुल ईयर्स। तो इतना अमाउंट मुझे इतने ईयर्स में बाइफरकेट करना है। अगर इसमें से इस वेरिएबल में चेंज आ गया या इस वेरिएबल में चेंज आ गया तो बेटे बट नेचुरल है, न्यूमरेटर में और या डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंस आता है तो बेटे कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट का मतलब समझते हैं, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो कोफिशिएंट आ जाता है, और उस कोफिशिएंट का नाम है डेप्रिसिएशन चार्ज। नाउ दैट डेप्रिसिएशन चार्ज इज चेंजिंग। तो लॉ ये कहता है, एसीसी हमारा इंस्टीट्यूट या बेसिक लॉजिक्स या आईएएसबी ऐसा कहते हैं कि आपने अगर पहले 2 साल में जिस एस्टिमेट की बेसिस पे किया कोई बात नहीं, आगे आपको जो लग रहा है बेटे उन न्यू एस्टिमेट्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें। पीपीटी बेटे मैं दिखाने जा रहा हूं, मैं इसलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि मैंने बड़ी प्यारी सी बातें लिखी हैं उस पीपीटी में, आप देखेंगे तो मैंने कंसेप्ट नंबर 7 में लिखा है चेंज इन एस्टिमेट्स। An entity should apply the same rates and methods of depreciation, rates भी और methods भी consistently। बेटे एक तो बात ये समझनी है कि आप जो मेथड फॉलो कर रहे हैं बार बार चेंज नहीं करना, उसी को फॉलो करें कंसिस्टेंटली। पानी झरने का लगातार गिरता जा रहा है, पत्थर पे निशान डाल देता है। इट मीन्स द रेट एंड द मेथड विच यू हैव फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, दैट मेथड, दैट रेट इज टू बी मेंटेन्ड कंसिस्टेंटली। उसके बाद क्या है बेटा, थ्रू आउट
द लाइफ ऑफ ईच क्लास ऑफ द नॉन करंट एसेट। अब आपके अलग अलग क्लास हो सकती हैं, एक क्लास के लिए एक मेथड अच्छा है, एक क्लास के लिए एक मेथड अच्छा है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं कि पूरी फैमिली खाना खाने जा रही है, बेटे किसी को सांभर डोसा अच्छा लगता है, कोई पाव भाजी का ऑर्डर करता है, कोई चाउमीन का ऑर्डर करता है, कोई मोमोज ऑर्डर कर रहा है, कोई रसमलाई ऑर्डर कर रहा है, कोई कुल्फी ऑर्डर कर रहा है। डिपेंड्स अपॉन देयर ओन चॉइस। So supposingly I have different types of non-current assets. Each current asset, non-current asset may have a different method of depreciation, but the method which you have selected, that has to be consistently followed. Law ISB ये कह रहा है। But फिर भी अगर मगरमच्छ फिर भी दिल है कि मानता नहीं। However, if it believes, अगर आपको ऐसा लगता है, क्या लगता है, दैट एस्टिमेट्स ऑफ यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू, बेटा दो ही एस्टिमेट किए थे आपने, ओरिजिनल कॉस्ट में एस्टिमेट नहीं था, वो फैक्ट था। फिक्शन दो चीजें थी, रेजिडुअल वैल्यू फिक्शन थी और यूजफुल लाइफ फिक्शन थी, जिसका आपने अनुमान लगाया था, जो आपने फोरकास्ट किया था, जो आपने एस्टिमेट किया था, विच यू हैव थॉट दैट ये होगा। बट क्या बता एक्चुअल और आपकी थॉट्स में डिफरेंस आ जाए, चेंज इन एस्टिमेट्स, तो फिर क्या करें? देन नो लॉन्गर appropriate, it is permitted, allowed है। permitted का मतलब है बेटा मान लेंगे, to change them with no further recourse। in order to do this, it is simply calculate new depreciation charge to the asset based on revised estimates। वो कहता है जी आप टेंशन मत लो, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। जब आपको लगा कि आपके एस्टिमेट्स जो आपने सोचे थे वो गलत हैं, कुछ बदले हुए हैं दूसरे, तो आप नए एस्टिमेट्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दो, डेप्रिसिएशन निकाल लो और उसको चार्ज करते रहो। पीछे जो हो गया सो हो गया। शट द पास्ट, शट द पास्ट, बी इन प्रेजेंट। आइए हम इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, इसकी हेल्प से देखेंगे कि क्या हमें बात समझ आ रही है। अहमद खान परचेज अ नॉन करंट एसेट ऑफ $1,00,000 ऑन 1 जनवरी 2002। बेटे आपने कैप्लन का है, एंड स्टार्टेड डेप्रिशिएटिंग इट ओवर 5 years। बेटे जब उन्होंने खरीदा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि 5 साल तक चलेगा, और उन्होंने 5 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की और चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। और रेजिडुअल वैल्यू उनको लग रही थी कि 10,000 रुपए मिलेंगे, कबाड़ी वाला 10,000 रुपए देगा, $10,000 देगा, काम चल रहा था। बट अचानक 1 जनवरी 2003 को रात को ACCA क्वालिफाइड अकाउंटेंट को सपना आया। क्या आया? उसने देखा कि एसेट की लाइफ जो हमने ली थी, and it was estimated at 8 years। उसने पहले सोचा था कि 5 साल तक ये एसेट चलेगा, अब उसको लग रहा है कि ये जो एसेट है 8 साल तक चलेगा, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू पहले थी 10,000, अब उसको लग रहा है कि कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, दैट इज नील। आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आराम से। मैंने बेटे क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दिया, बातें करने के लिए या व्हाट्सएप देखने के लिए टाइम नहीं दिया। बेटा पढ़ लीजिए। अब वो कह रहा है कि आप ये बताओ ACCA साहब, दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यू विल चार्ज फ्रॉम ईयर 2003 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। बड़ा ही सिंपल है जी। आप मुझे बताइए, आपने सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाया होगा, जो लॉजिकल फॉर्मूला मैंने बताया, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन n। तो आपने खरीदा कितने में होगा? $1,00,000 में। आपको क्या लगता था कितने का बिक जाएगा? 10,000 में। आप कितने साल तक यूज करते थे? 5 साल तक। तो बेटे आपने 18,000 का झंडा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज कर दी होगी 2002 में, और आने वाले 5 साल तक 18 की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। बट नेक्स्ट ईयर आपको
आपको कुछ होने लग गया, आपको लगा, क्या लगा कि आपकी जो लाइफ है वो बेटे कितनी है, 8 साल की है, बट 18,000 की डेप्रिसिएशन आप डेबिट कर चुके हो। इसका मतलब 1 लाख में -18 कर दें तो 82,000 रुपीज की कैरिंग वैल्यू आ गई। कैरिंग वैल्यू, हाँ, जो लाफिंग बुद्धा कैरी करता है, कैरिंग वैल्यू 82, बिकॉज 18,000 एज पर द मैचिंग कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो 82 बेटे अब क्या करेंगे? एक बच्चा कहता सर मैं बताऊं, हाँ मैंने कहा बताओ बेटे। 82 माइनस 0, पहले सोचा था रीसेल वैल्यू होगी, अब नहीं है, तो लेटेस्ट एस्टिमेट इज 0 अपॉन 8। आपको ऐसा लग रहा है कि 8 साल तक काम चलेगा, आराम से बेटे, आराम से। तो मेरे को बताइए डेप्रिसिएशन 1 साल की अब कितनी आनी चाहिए बेटे? $10,250। मैं रुक गया बेटे, 3rd क्लास का क्वेश्चन है, आपको मैं क्या बताऊं, आप अगर नहीं कर पा रहे तो आप 3rd क्लास में चले जाएं, दोबारा छोड़ दीजिए। इसी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें एज सच कोई लॉजिक भी नहीं पड़ा हुआ। पहले ये सोचा था, पहले ये डेप्रिसिएशन थी, अब ये सोचा, अब ये डेप्रिसिएशन है, क्या सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आ गया जी, मैं आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको मैं रब कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने करूंगा, मुझे जगह चाहिए कहीं इससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं भूपेश आनंद इसको रब कर रहा हूं। हाँ सर रब कर दो, ठीक है बेटे कर ही रहा हूं। आओ आओ, प्रिया, हाँ प्रिया बॉट अ वुड बर्निंग ओवन खरीदा उसने। Oven is a non-current asset because the benefit of that we will be getting for more than 12 months. It is a long-term period benefit. रेस्टोरेंट चलाती थी वो, अच्छा जी, $30,000 का खरीदा, कब? 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को उसने खरीदा 30,000 का, ठीक है जी। एट दैट टाइम वो सोच रही थी, उसके थॉट में था, एट दैट टाइम उसने सोचा, क्या सोचा कि इसकी लाइफ 20 साल तक होगी, 20 इयर्स तक लाइफ जाएगी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ही बिलीव्स आफ्टर विच इट वुड हैव नो वैल्यू। उसने सोचा कि इस दिन 20 आएगी और नील वैल्यू होगी, रेजिडुअल। बट ऑन 1 जनवरी 2023, मान लेते हैं ये आ गया 23, 1 जनवरी 2023, प्रिया रिवाइजेस हिज एस्टिमेशन। उसको लगा कि जो उसने सोचा था वो गलत सोचा था। उसको ऐसा लगा कि ओवन 12 साल तक और चल सकता है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे 2020, 2021, 2022 3 साल तो ऑलरेडी चल चुका है, अगले अनदर 12, तो टोटल कितनी लाइफ हो गई बेटे? अब 15 ईयर्स की लाइफ मोटा मोटी उसको लग रहा है। और उसको ऐसा भी लग रहा है ही इज एबल टू सेल, और कबाड़ी वाला उसको $1,500 के पैसे दे भी देगा, ठीक है जी। What is the amount of depreciation which she will be charging in the year 2003? मैं रुक गया हूं जी, रुक गया हूं बेटे। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको करें। पहले मुझे बताएं कि ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से 2020 में, 2021 में, 2022 में उसने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, पहले तो इस बात को बताएं। बड़ा सिंपल है बेटे, ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से 30,000 माइनस 0 अपॉन 20, दैट कम्स टू $1,500।
और 3 साल हो चुके हैं, तो बेटे $4,500 की उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुकी होगी। इसका मतलब कैरिंग अमाउंट कितना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कैरिंग अमाउंट है 30,000 माइनस 4,500, बताइए जी कैरिंग अमाउंट होगा 25,500। आराम से बेटे, जल्दी में हुई नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूं, आपने देखना है कि आपको कहां तक बात समझ नहीं आ रही, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है, मैंने टाइमलाइन रब भी कर दी, बनाकर रब कर दी, हाँ बेटे रब कर दी, मुझे जगह चाहिए ना, मैं क्या करूं, मुझे जगह चाहिए। 25,500 बेटे 1 जनवरी 2023 में कैरिंग वैल्यू है $25,500, और यहां पर देखें अब उसका लाइफ कितना है बेटे, अनदर 12 ईयर्स, 12 साल है, और $1,500, $1,500, हाँ $1,500 वो सेल भी कर रही है, रीसेल वैल्यू। तो ठीक है जी, 25,500 माइनस 1,500 डिवाइडेड बाय 12। बेटे आराम से करना है, कोई जल्दी है ही नहीं, कैलकुलेटर मेरे पास है। 25,500 माइनस 1,500 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया जी 2,000, और यही आंसर है। मैंने कहा ना मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। क्या यार इतना आसान है, कर नहीं सकते क्या आप? तो बेटे इस तरह से मैंने आज लेक्चर 6 से चैप्टर 7 कंप्लीट किया है। हम आने वाले दिनों में अभी चैप्टर 8 चैप्टर 9 करेंगे, बट मेरे लेक्चर्स जो रहेंगे ना वो लेक्चर 8 रखूंगा, 7 रखूंगा, 8 9 ऐसे कॉन्टिन्यूशन में रखने नहीं तीन चैप्टर्स को, बिकॉज दीज 3 चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड। होप यू आर एंजॉइंग इट। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, be happy, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful.